छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक युवक को चांटा मारते दिखाई दे रहे हैं। इस युवक का कहना है कि वो लॉकडाउन के दौरान दवा लेने के लिए घर से निकला था। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने सुरक्षा कर्मियों से कहकर उस लड़के को पिटवाया। इसके बाद इस दौरान लड़का दवाई की पर्ची भी दिखाता रहा, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी। उसका मोबाइल फ़ोन भी ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया गया। ये घटना उस समय हुई जब कलेक्टर लॉकडाउन का मुआयना करने निकले थे। वीडियो वायरल होने के बाद अब कलेक्टर ने माफ़ी मांग ली है। साथ ही लड़के पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया है। कलेक्टर के मुताबिक लड़के को जब रोकने की कोशिश की गई तो वो रुका नहीं। फिर जब रुका तो पहले वैक्सीन लेने की बात बताई, लेकिन उसके बाद वैक्सीन की पर्ची नहीं थी। कलेक्टर के मुताबिक लड़के ने बदतमीजी की, जिसके बाद उन्होंने उसे चांटा मारा। मैं मेडिकल स्टोर गया था तो वहाँ पर मैं मेडिकल लिया तो कलेक्टर अंकल साहब आ गए तो बोले कि क्या कर रहे हो। मैं बोला कि अंकल दवाई लेने आया हूँ। तो उतना ही मैं अपने गार्ड को बोले कि डंडा निकालो। डंडा निकालने के बाद एक डंडे यहाँ पर मारे ज़मीन पे, पैर पे। अभी क्या स्थिति है? अभी दर्द दे रहा है और कट गया है। क्या लगता है ये नाइस है? लगता है कि ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। इसकी शिकायत कहीं की आप? नहीं। क्या लगेगा, लगता है शिकायत करना चाहिए आपको? हाँ। कहाँ करेंगे शिकायत? अधिकारी को, किसी को। मेरा और हमारे पूरे सरकारी अमले का, जिला सूरजपुर के ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अमले का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों को इस आपदा से बचाएं। मेरा कतई ये आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। उन्होंने बदतमीजी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चांटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों के साथ इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कमी की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। शनिवार को इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर ब्लैक फंगस के मरीज अभी तक मिल नहीं रहे डील सर अंदर बैठे हैं। और जिम्मेदार है ये लोग ही है, हर पेशेंट के जवाबदार ये लोग हैं। और आप देख सकते हैं कि ये मरीज जो हैं उनके मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन उन्हें ब्लैक फंगस के लिए एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। एमजीएम कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित के मुताबिक शासन ने सरकारी अस्पतालों के लिए 500 एम्फोटेरिसिन वायस दिए थे जो मरीजों के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन ये सीमित मात्रा है क्योंकि एक मरीज को रोजाना 5 इंजेक्शन लगते हैं। और चलते हैं अलीगढ़। कोरोना के साथ ब्लैक फंगस के मामले यहाँ भी बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से वहाँ की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। अलीगढ़ में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ के सीएमओ के मुताबिक शहर में ब्लैक फंगस के तकरीबन 5-6 मामले हो गए हैं। इसके लिए दवाइयां और इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बहराइच के मुस्तफाबाद में बहुत कम लोग स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, जिसके कारण वहां वैक्सीन नहीं लग पा रही है। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि एक पैक में 10 डोज होती हैं। 1 या 2 लोगों के वैक्सीन देंगे तो बची डोज खराब हो जाएंगी, इसलिए कम से कम 8-9 लोग होने चाहिए, लेकिन हालात ये हैं कि इतने लोग भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक का कहना है कि लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियां हैं कि लोग और इसलिए लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। असम के चाय बागान में तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 18,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के आंकड़े अब तक यहां से सामने आ चुके हैं, जिनमें से कम 12 लोगों की जान भी जा चुकी है। 19 मई को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 229 चाय बागानों में 1851 कर्मचारी और मजदूर संक्रमित पाए गए।
जबकि सीमित संसाधनों के साथ 214 चाय बागानों में अब तक कोविड केयर सेंटर खोले गए हैं, जहां भी 20 लोग संक्रमित हो चुके हैं। उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि अगर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता रहा तो कई चाय बागानों को बंद भी करना पड़ सकता है। 2020 में चाय बागान पे ये कोरोना इतना फैला नहीं था, लेकिन इस बार का जो संक्रामक है वो काफ़ी चाय बागान पे ऑलरेडी फैल चुका है। सारी बागान की निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग ने कर रखा है। और जहाँ भी पॉजिटिव मिला जा रहा है उन्हें हम बागान पे अपना घर पे होम क्वारंटाइन करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बागान की लाइन पे ये सुविधा है नहीं। और जैसे कि आपको मालूम है चाय बागान में वर्कर अभी भी काम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बागान में फैल जाता है तो ज़रूर उस बागान का काम भी बंद करने के लिए हम लोग मजबूरन होना पड़ेगा। मेरे को लगता है इन फ्यूचर इट विल टेक ए सीरियस टर्न, बट गवर्नमेंट ऑफ असम इज टेकिंग टू मच ऑफ इनिशिएटिव एंड हम लोग उसको बंद भी कर रहे हैं, लेकिन इसको कुछ वेनरेबल सेक्शन से उसमें हम लोग पकड़ता है, इसको बहुत टेंशन है। इसीलिए गवर्नमेंट का जो प्रयास रहा है, एक अलग सा एसओपी जारी किया गया। टीकाकरण के लिए अमूमन आपको इंटरनेट पर ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग करनी होती है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उन इलाकों में भी टीकाकरण का काम जारी है जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है। इस वजह से घर घर जाकर टीका लगाया जा रहा है, लेकिन बड़ी समस्या ये आ रही है कि घाटी में कई जगहों पर टीके की कमी है। इस वजह से यह अभियान धीमा पड़ गया है। जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वाले गांव में घर घर जाकर टीके लगाए जा रहे हैं। पहाड़ों में चढ़कर बोनियार ब्लॉक के टीका लगाने वालों ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 100% लोगों को वैक्सीन दे दी है। एलओसी के नजदीक वाले ज्यादातर गांव में ना तो इंटरनेट की पहुंच है और ना ही यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुमकिन है। पॉपुलेशन इज मोर देन 80,000 इन ब्लॉक। बोनियार की आबादी 80,000 से ज्यादा है, जो पहाड़ी इलाके पर बिखरी हुई है। मुश्किल इलाका है जो ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल से लगा हुआ है। 60% क्षेत्र में इंटरनेट तक नहीं है। इन मुश्किलों को देखते हुए हमने घर घर जाकर टीके लगाए। स्टार्टेड आउट ए प्रोग्राम फॉर डोर टू डोर कैंपेन। उमर, शकील और इशफाक मिलकर 10,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगा चुके हैं। मैंने अभी तक 4,000 वैक्सीन किए हैं। कैसे कर रहे हैं? हर दिन जाते हैं? जी सर, हर दिन हमारी टीम निकलती है बोनियार से, 2 टीमें निकलती हैं। मोबिलाइजेशन किया जाता है टीम को, फिर निकलते हैं सर। हमारे साथ डॉक्टर साहब होते हैं। आपके साथ है ये किट वैक्सीन? हाँ जी जी। तो आप बताएंगे कि आपका नाम, आपने कितने किए हैं वैक्सीन अभी तक? इशफाक जी, 6,000 वैक्सीन मैंने खुद किए हैं। डोर टू डोर आउटरीच सेक्शन हमने किए हैं, डोर टू डोर जाके। 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और कश्मीर के ज्यादातर टीकाकरण केंद्रों में टीके बिल्कुल खत्म हो गए हैं। सरकार का दावा है कि ताजा खेप घाटी पहुंच चुकी है और 3 दिनों से टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन टीके लगाने की रफ्तार बहुत ही धीमी है। 10 जिलों में कुल मिलाकर रोजाना सिर्फ 2,500 डोज लगाई जा रही है। मैंने 19 फेब को करवाया है और आज तक मैंने 2-3 चक्कर जो हैं काटे हैं पीएचसी अपनी के, ताकि मैं सेकंड डोज करवाऊं, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है। जिन्होंने भी मेरे साथ करवाया है 19 फरवरी को सर, वो सभी इंतजार में हैं। कश्मीर में वैक्सीन की आपूर्ति धीमी है, जिससे जो लोग टीके के लिए योग्य हैं उनमें भी हिचकिचाहट आ गई है। वैक्सीन की कमी से उन लोगों के काम को भी सराहा नहीं जा रहा जिन्होंने सरहदी इलाकों में मीलों चलकर कोविड के खिलाफ जंग जारी रखी। बोनियार से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ऐसे समय में जब वैज्ञानिक और दुनिया भर के नामी शोध संस्थान कोविड महामारी से निपटने के उपाय खोज रहे हैं, नेल्लूर के एक छोटे से गांव में जड़ी बूटियों से तैयार की गई एक औषधि को लेने हजारों लोग उमड़ रहे हैं। ये दवा देने वाला कोई पेशेवर डॉक्टर नहीं है और फिलहाल सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। पिछले 1 हफ्ते में आंध्र प्रदेश में नेल्लूर जिले के कृष्णपट्टनम गांव जाने की होड़ लगी रही। हजारों लोग आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के लिए उमड़ पड़े जिसके लिए दावा किया गया है कि वो न सिर्फ कोरोना को लड़ने में मदद करती है बल्कि ऑक्सीजन स्तर भी बढ़ाती है। जब मैं यहाँ आया तो ऑक्सीजन पर था, हालत खराब थी। उन्होंने मुझे फौरन दवा दी, आंखों में दवा डाली, चंद मिनट में तबीयत सुधर गई।
2 minutes లోపలే నేను రికవర్ అయినా. बोरीगी आनंदయ్య ये औषधि मुफ्त बांट रहे हैं और कहते हैं कि इसकी तरकीब उनके गुरु ने सिखाई। पॉजिटिव होने के बाद भी जो लोग ठीक हो गए वो मेरी मदद कर रहे हैं और मैं रोजाना 10,000 लोगों को औषधि बांट रहा था। अब प्रशासन ने मुझे रोक दिया है। दवा का आकलन करने के लिए बनी सरकारी समिति ने उसे जांच के लिए हैदराबाद और ICMR भेजा है। He can commence the distribution of the medicine. आंकलन और इजाजत के बाद इसे बांटा जा सकता है। फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। Immediate steps and stopped further distribution and enforced COVID-19 protocols. गांव में उमड़ती भीड़ को देखकर ये चिंता हो रही थी कि ये कहीं मजमा सुपर स्प्रेडर न बन जाए और अब सरकार ने इसका आकलन होने तक रोक लगा दी है। उमा सुधीर की रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए। औरंगाबाद पुणे हाईवे के गंगापुर फाटा मार्ग पर शनिवार को कपास के 3 गोदामों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम जलकर खाक हो गए। देर रात तक लगी आग में करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इन तीनों गोदामों में कपास की घटानें रखी हुई थी। गनीमत ये रही कि आग में किसी की जान नहीं गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। और महामारी के इस मुश्किल दौर में लोगों को संदेश देने के लिए पंचकुला में सड़क किनारे घरों पर खेल से जुड़ी हस्तियों की पेंटिंग बनाई जाएंगी। नगर निगम पंचकुला द्वारा शुरू किए गए सौंदर्यीकरण के इस काम को 2 महीने में पूरा किया जाना है। कलाकार पंचकुला में सड़क किनारे की दीवारों पर देश के मशहूर खिलाड़ियों की तस्वीरें बनाएंगे, जिनमें सचिन तेंदुलकर, गीता फोगाट, साक्षी मलिक, मिल्खा सिंह जैसी हस्तियां शामिल हैं। इसके लिए कला और चित्रकला के क्षेत्र से युवाओं को भी प्रस्तावों के साथ आगे आने को कहा गया है ताकि उन्हें प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके। खिलाड़ियों, आर्ट और कल्चर और मशहूर इमारतों से जुड़ी तस्वीरों के साथ कलाकार 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया में आर्ट वर्क करेंगे। और मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची की बिक्री अब GI टैग के साथ की जाएगी। बौद्धिक संपदा कानून के तहत शाही लीची को GI टैग दिया गया है। लोग दूसरे राज्यों की लीची और शाही लीची में फर्क कर सकें, इसलिए मुजफ्फरपुर की लीची को टैग किया गया है। साथ ही शाही लीची को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए लीची अनुसंधान केंद्र में स्थित लीची प्रसंस्करण केंद्र को जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा।